अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम फरीद साहब, क्या हाल है आपका? आपकी टीम का बहुत प्यारे लगते हुए आपके सारे दानिश्वर माशाल्लाह। ये मेहरबानी मियाँ साहब, मोहब्बत है आपकी। मियाँ साहब, आप अपनी सुनाइए, कैसी तैयारियां जारी हैं इलेक्शन की? जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के दिलों में अल्लाह के फजल से नून लीग बसती है जी। और मियाँ नवाज शरीफ बसते हैं। वाह वाह। अब चूंकि उनके दिलों का वसनीक मियाँ नवाज शरीफ उनके पास आ चुका है, इसलिए आपको अब हर तरफ नून लीग की मोहब्बत और उसके वोटों की आवाज बुलंद होती हुई सुनाई दे रही होगी। वाह 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 वाह। अब जब आवाम के दिलों में बसने वाले लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं तो आवाम जो है वो बेकरार है। आवाम इंतजार में है कि कब वो अपने लीडर को चुने, उस मियाँ नवाज शरीफ को चुने जो लोगों के दिलों में रहता है। लेकिन मियाँ साहब असी तो सुनिया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जाती उम्रे रहते हैं। मैं महावरतन बात कर रहा हूँ, आप वैगन चलानी शुरू हो गए हैं। एक बात याद रखिए गौरी साहब, जी जी, जो दिल में बसता है वो बेशक जाती उम्रा रहता हो, बलोचिस्तान रहता हो, कराची में रहता हो, इस्लामाबाद रहता हो, वो होता दिल के अंदर है। वाह 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 वाह। मगर मियाँ साहब, कहा यह जा रहा है कि एक ताज़ा सर्वे ने आप लोगों को टेंशन में डाल दिया है। टेंशन 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 किस बात की है फरीद साहब? मैं क्या सिगरेट पीना शुरू हो गया हूँ? या मैं दरख्त के नीचे खड़ा होके अकेला बातें करना शुरू हो गया हूँ? या मैं अकेला बैठा अपने नाखून चबाता रहता हूँ? टेंशन टेंशन किस बात की है? मैं कौन सा आधी रात को नहर के ऊपर फिरना शुरू हो गया हूँ? अब ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तो मियाँ साहब, अगर आप लोगों को टेंशन नहीं है तो फिर अपनी पार्टी में इलेक्टेबल्स के लिए जो बंद दरवाजे थे उन्हें क्यों खोल दिया गया? देखें, बात यह है कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो लोग हैं जिनको लोग बहुत ज्यादा वोट डालते हैं और उन्हीं को वोट डालते हैं और वोट ही डालते हैं, उनको कोई खाद नहीं डालते। हमें तो वो आदमी चाहिए जो जिसे अवाम चुने, जिसे अवाम इलेक्ट करे। हम देखें, बात यह है कि फरीद साहब जो इलेक्टेबल्स हैं हम उनको साथ मिला के चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक मजबूत हुकूमत आपको बना के दिखाएंगे। अरे वाह, क्या कह रहे सर? मियाँ साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि नून लीग अवाम के दिलों में बसती है, मियाँ नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसते हैं। अगर इतनी मकबूलियत है आपकी जमात की तो फिर इलेक्टेबल्स की क्या जरूरत है? हम उन लोगों में से नहीं हैं गलियां होजन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ अकले कुल और वाहिद अपनी शख्सियत से ही प्यार करने वाले होते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं। आप भी जानते हैं, हम लोग भी इसका कई दफा अमली मुजाहरा कर चुके हैं। जो जमात हमारे साथ मिलके चलना चाहे हम उसको सीने के साथ लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई है। बहरहाल मियाँ साहब, जो पार्टी ताकतवर हो वो क्यों दूसरों को साथ मिलाए? दूसरी पार्टियों और इलेक्टेबल्स को तो वही साथ मिलाएगा जो कमजोर होगा। फरीद साहब, अब मैं आपको क्या कह सकता हूँ? आप माशाल्लाह एक इतने बड़े प्रोग्राम के एंकर हैं, वरना इटली में आप जैसे नौजवान सर्दियों में दस्ताने पहन के साइकिल पे बैठ के जॉब पे जा रहे होते हैं। और अगर किसी दिन ब्रेक में उंगली आ जाए तो जॉब से छुट्टी कर लेते हैं और उंगली डॉक्टर को दिखाने की बजाय
घर बैठ के ही ओ करते रहते हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की इस वक्त एक सबसे बड़ी पार्टी को आप ये ताना दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम कोई इलेक्शन के नतीजे को अच्छा करने के लिए दूसरों को साथ नहीं मिला रहे। हम इसलिए साथ मिला रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है जी। उस सबको साथ लेके चलने वाली है। अरे वाह 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 वाह। आप हमें समझ रहे हैं कि हम घबरा के या डर के ऐसा कर रहे हैं? हरगिज नहीं फरीद साहब। अल्लाह के फजल से आपको हम पंजाब से ही 2/3 अक्सरियत लेके उसकी बुनियाद पे हुकूमत बना के दिखाएंगे इलेक्टेबल्स के साथ। फरीद साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप जैसे स्टूडेंट रोब डालने के लिए दूसरों को कहते हैं कि असी जट अंग्रेज होंगे हैं। देखिए फरीद साहब, इलेक्टेबल्स जो हैं उनके पास वोट खुद भाग के जाता है, और हम समझते हैं कि वोट जिसके पास भाग के जाए अगर उसे सीने से लगाया जाए तो ये वोट को मजीद इज्जत देने वाली बात है। और आप ये याद रखिए, इलेक्टेबल्स के खिलाफ बात मत कीजिए। ये बुजुर्ग कहते हैं कि जिसने इलेक्टेबल्स को सताया है उसने रक्षा ही चलाया है। हम ये चाहते हैं कि हम हुकूमत चलाएं, रक्षा ना चलाएं। अच्छा मियां साहब, एक और बात, मैंने आपकी एक ट्वीट पढ़ी है जिसमें आपने अता तारड़ को एक मुकदमे में बरियत के हवाले से मुबारकबाद दी है। आपने कहा कि 2 साल तक इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ इन मुकदमात का सामना किया। भाई, इस तरह के मुकदमात तो अब हर सियासतदान के ऊपर हो रहे हैं। आपने दिलेरी और बहादुरी की अगर मिसाल देनी ही थी, राना सनाउल्लाह साहब का नाम आप लेते, आप एहसन इकबाल साहब का नाम लेते, यानी आपने अता तारड़ साहब का नाम लिया। मियां साहब, मुझे लगता है कि आप अताउल्लाह तारड़ साहब को काफी रियायती नंबर देते हैं। नहीं 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 फरीद साहब, अताउल्लाह तारड़ मुस्लिम लीग नून का एक ऐसा एक मतवाला है कि उसकी तो दिलेरी की, बहादुरी की, हिम्मत की पूरी लिस्ट मौजूद है। आप यकीन माने, ये वो नौजवान है अताउल्लाह तारड़ जो सुबह रमजान मुबारक में सहरी के वक्त अकेला दही लेने चला जाता था। ये वो नौजवान है जो आज भी खुद दरख्त पे चढ़ के मसवाक उतार लेता है। ये तो ऐसा बाहिम्मत नौजवान है। आप कभी इसके गांव में जाके देखें, ये अपनी शलवार टूंग के इतना अच्छा वॉलीबॉल खेलता है। कई दफा तो गेंद के पीछे ये नेट भी फलांग गया है। ऐसा दलेर कारकुन आपको किसी दूसरी सियासी पार्टी में नजर नहीं आएगा जो पीछे से स्विच भी ना बंद करे और मुंह से तार छीन ले। आप ये मेरी बात नोट कर लें कि एक दिन अताउल्लाह तारड़ का अताउल्लाह ईसा खेलवी जितना नाम होगा। ये हवालातों, जेलों से डरने वाला नौजवान नहीं है फरीद साहब। अगर इसके सेल में अगर छिपकली आ भी जाए जी, तो ये बड़े आराम से सुलाखों में से बाहर निकल आता है। ओए जुल्फी, सुन रहे हैं कितने दलेर ने अताउल्लाह तारड़ साहब। इस नौजवान की तो तरबियत ही ऐसी खुददारी में हुई है फरीद साहब। इस अताउल्लाह तारड़ ने बचपन में भी कभी दुकानदार से चूंगा नहीं लिया था। हालांकि आप लोग जानते हैं कि बचपन में बच्चे सौदा लेने जाते ही सिर्फ इस लालच में थे कि चूंगा मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं मियां साहब, मैंने भी बचपन में कभी चूंगा नहीं लिया। देखिए, चूंगा आप इसके दावेदार हो ही नहीं सकते क्योंकि उर्दू में चूंगा होता ही नहीं है। और फरीद साहब, ये चूंगा होता है, चूंगा, ये चूंगा नहीं होता। 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 चूंगा होता है, चूंगा, ये
मियां साहब ये बताइए कि लाहौर तो नून लीग का किला माना जाता था, मगर यहाँ भी धड़ेबंदी का तासुर पाया जा रहा है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मुस्लिम लीग अल्लाह के फजल से एक है, मुत्तहिद है, ऐसे मजबूत है जैसे मोतीचूर का लड्डू। मगर मियां साहब एक खबर सामने आई है, नून लीग लाहौर के सदर सैफुल मुलूक खोखर ने पार्टी में धड़ेबंदी से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट मियां नवाज शरीफ साहब को पेश की है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है। ये जो सैफ मुलूक खोखर के रिपोर्ट पेश करने की खबर है, ये सिर्फ इसलिए दी गई है कि सैफुल मुलूक खोखर पढ़ा लिखा आदमी लगे। क्या वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है? हैं, बिल्कुल है, मगर पढ़ा लिखा लगना भी चाहिए ना। ऐसे देखने से लगता है कि वो किसी पहाड़ी इलाके के थानेदार हैं। इसलिए इस तरह की खबरें आप सीरियस ना लिया करें। अल्लाह के फजल से नून लीग मुत्तहिद है और यकजान होके इलेक्शन में हिस्सा लेगी। चले मान लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है, मगर मियां साहब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आपकी जमात को महंगाई लीग करार दिया है। तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मशवरा दूंगा कि बिलावल साहब, आप दूसरों की तरफ तवज्जो देने की बजाय अपनी तकरीर के मुज़क्कर मुअन्नस दुरुस्त करने पे तवज्जो दें। इस तरह तो मैं भी कह सकता हूं कि पीपीपी पाकिस्तान प्रॉब्लम पार्टी है, या फिर आप पीपी को पंगा पार्टी भी कह सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मां जी सोसाइटी दी विच खलोतियां गड्डियां दे शीशे लांदा जे। जी जी, ਇਹ सोसाइटी 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ सोसाइटी ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਪੱਧੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड टॉलरेंस डे यानी आलमी यौम बर्दाश्त मनाया जा रहा है जी। इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अम्मा फरीदा। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आके सलाम की थी ऐसी मैं सारियां नु। माँ जी, अब आप टीवी पे भी नजर आ रही हैं, इसलिए दोबारा सलाम किया है। अल्लाह, पहले ही मेरा पोता मुझे अमेरिका से फोन करके कहता है अम्मा आप टीवी पे आती हो। अच्छा। मैंने फिर उसे बताया, मैंने कहा जब तुम आओगे ना मुझे मिलने, तो तुम देखना हमारे दरवाजे के आगे ही हो रहा होता है टीवी। अच्छा माँ जी, ये बताइए कि पूरी दुनिया में वैसे तो बर्दाश्त खत्म हो चुका है, मगर हमारे माशरे में तो बर्दाश्त नजर आती थी, लेकिन अब इसका भी फुकदान नजर आ रहा है। पुत्र, एक दूजे को बर्दाश्त कैसे करें, रब से ही दूर हो गए हुए। हाय 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 हाय। बर्दाश्त रब पे ईमान कायम होने का नाम है। बिल्कुल। जितना आपको रब पे यकीन है उतना आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होती। क्या कहने अम्मा जी। हमारे दौर में जब हम छोटे छोटे थे जी। तो हर बात में अल्लाह को याद करते थे। वो किसी ने किसी को कुछ कह देना तो चुप कहा रहना, चुप रहो पुत्र, आप पे अल्लाह पूछेगा। किसी का कोई फौत हो जाना तो चलो जिमें अल्लाह को मंजूर। किसी ने किसी वजह से बेचारे ने फिक्रमंद होना तो हौसला देना, फिक्र ना कर अल्लाह चंगी करेगा। नहीं कह रही हैं। हर बात में अल्लाह, हर बात में रब, हर बात में रब की मर्जी। अब तो सारे फैसले इंसान खुद करने चल पड़ा हुआ है। ना कोई रब दे नेड़े पिया जांदा है ते ना ओदे च पिया बर्दाश्त पैदा हुंदा है। अब मिंटे च ते लड़ पैंदियां ने। जी अम्मा।
भाभी जोरा दे बूहे अगे एक दिन ओ नामे ने रख दिता है कूड़े वाला छापर। भाभी दी कुड़ी ने ओनू चंगा भला बजुर्ग बंदा है नामा ओनू ओ सुनाइया मैं परों आउन डई छा प्याज पता नहीं प्याज लैके आउंदी छा पई मैं कहनी कुड़िए क्यों कोई बदतमीजी करनी है तेरे नालों इन्ने वड्डे ने आगे से कहती है माँ जी इन्होंने कूड़े वाला छापर इधर हमारे दरवाजे के आगे रख दिया है। वो बेचारा कहता है कि आपा मैंने इसलिए रख दिया है कि इनका भी इधर कूड़े वाला छापर पड़ा हुआ है। सही। मैंने कहा इसी के पास रख दूं और कूड़ा उठाने वाला आएगा तो इधर से दोनों उठा लेगा। सही। आगे से कहती है हमारा तो अपना दरवाजा है हम अपने दरवाजे पे अपने कूड़े वाला छापर रखते हैं आपने क्यों अपने वाला इधर रख दिया है। मैं क्या पुत्र दोवें छापर लड़ पैंदे ने आप बन गई ने तीन या तुहाडे छापर चंबा दियां छिलड़ा ने ते इहदे च संगाड़ियां दियां छिलड़ा फिर क्या है वो भी कूड़ा है उसने अच्छा सोचा है एक ही जगह से उठा लेगा ना पहना होते कितों चढ़ी ते कितों लती कोई नहीं सुनता अब। हाँ जी। जरा को कोई बात हो जाए लोग की लड़ना ही शुरू हो जाते हैं। यही कह रही अम्मा। तुहाडा भला हो जाए निक्कियां निक्कियां जिंदगियां ने लड़ पेड़ कई जाया कर छड़निया एक दूसरे से प्यार करो बिल्कुल मोहब्बत से जिंदगी गुजारो ताकि टुर जाइए तो बाद में कोई याद करे तो प्यार से याद करे बहुत अच्छी दुआओं में याद करे ना के बुरा भला कह कहते अगले याद करन दे। मेरे अब्बा जी जब भी किसी को लड़ता हुआ देखते थे ना तो ऊंची आवाज में हंस के कहते थे जी छड़ दे आदतां रोज लड़ाइयां लड़न दियां ए भी ने 10 गल्लां कोई करन दियां। इतना मुझे प्यार आता है याद जब आते हैं जी मैं कहती हूँ कि देखो किस तरह एक दूसरे को जोड़ने लगे होते थे लोग। हाँ जी हुण ते एक जना लड़े ते दूजा आके कोलो पखा चलन लग वो रग पखे पुट ये बर्दाश्त जो है ना याद रखना ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बहुत खूब। जिस बंदे के अंदर बर्दाश्त नहीं है ना हाँ जी उसका ना इखलाक अच्छा रहता है ना उसका नतीजा अच्छा रहता है ना उसकी कुल जिंदगी अच्छी रहती। वाह वाह बहुत जिन्हें बर्दाश्त कर लिया वो पार लग गया जिन्हें बर्दाश्त ना कीता वो विच ही डुब गया। ਹਾਏ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। उठ के कान धो लिया किधरे कीड़ियां ना चढ़ जान। माँ जी मेरा तो दिल करता है कि सारी रात आपकी बातें सुनूं लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मेरी सोसाइटी वाले 1:30 बजे गेट बंद कर देते हैं। कोई गल नहीं तू 1:30 बजे तो बाद ही जाया कर तेरी वजह तो इतने गेट बंद कर दे। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਂਦਾ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਪੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ये देखिए माँ जी इतनी सी बर्दाश्त रह गई है सोसाइटी में। हाँ जी अभी गोगा जी ने सिर्फ सोसाइटी के गेट का जिक्र किया है तो ये सब इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। हाँ जी पोती शुक्र करो हाथ धो के मगर पे ने वरना एहो जिहा डंगर सोसाइटी च वड़े ते अगले डांगा मार के काट देने। माँ जी आप तो बर्दाश्त करें ना। बर्दाश्त ते पई करनी है मजा ना लवा।
माँ जी मजा लें, आप मेरी पर्सनैलिटी को डैमेज तो ना करें। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਡਾ ਤੂੰ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ। वाह 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 की बगाने हेयर स्टाइल ते चौड़ा होया है। देख रहे हैं फरीद साहब, अभी मैंने इनको सोसाइटी के गेट का बताया है, तो आपे से बाहर हो रहे हैं। कोठी के गार्डन में नहीं ले गया मैं। ये उसी गार्डन की बात करते हो जहाँ बड़ी कैंची लेके पौधे काटने जाते हो? ਅੰਮਾ ਜੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਟਾਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਸਵਾਕ ਕਰਦਾ ਜੇ। आए खबरदार में सारे रल के गोगे दे मगर पै गए हो। ओए वैसे माँ जी एक बात है, हंसी मजाक हमारे माशरे का हिस्सा रहा है, हाँ। लेकिन अब लोग हंसी मजाक पर भी एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। वैसे हमारे ये दानिश्वर तो अम्मा बिल्कुल बुरा नहीं मनाते, क्योंकि ये इस बात के पैसे लेते हैं। हैं? मैं भी आँखां दंदियां कट कट के हुजतां कर दे। नहीं अम्मा पैसे की बात नहीं है, मैं तो इसलिए माइंड नहीं करता कि मेरे ऊपर कोई जोक सूट ही नहीं करती। जो मुझे जोक करता है वो खुद ही शर्मिंदा होता है। ये देखिए बैठा हुआ शर्मिंदा। जोक करने वाला शर्मिंदा होता है या जोक खुद शर्मिंदा होती? हाँ जी आप इस काम की बुजुर्ग हैं, आप बेहतर समझती। पुत्र मैं ते एवें ताडे नाल हासा मजाक करके खुश हो जानी हां। ਬਸ ਕਰਿਓ ਮਾਂ ਜੀ। बड़े चंगे हो तुसी, जिंदे रहो मां जी। एक दूजे दियां बर्दाश्त करदे हो। जी हाँ जी। हाँ जी ए होई पुत्र जिंदगी दा हुसन है। सही बात है। ਗੋਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ, ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਵਿਗਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। पुत्र चंगा करदा है के सुना मां ठीक ही। हाँ जी माँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है। पुत्र गुत करे है करवाल चढ़ जांदे ने। अच्छा माँ जी ठीक है। अम्मा जी इन्हें गुत नहीं करनी, तुसी कैचर लिया दियो इनू। तेनू भी लिया दिया कैचर, घर जाके ते कैचर नु ला के ते विग टंग छड्डिया कर। अम्मा जी जिस दिन भटूरे बनाओगे मैंने जरूर दसना। मैं नहीं वे खांदी हुन भटूरे, क्यों? पुत्र विच घ्यो बड़ा हुंदा है। हाँ चल उठ इथों भटूरा हो। बाहर मां जी घट वध निकलिया करो, स्मोक बड़ी है। स्मोक ते बहुत है वाकई। असी ते हुन पुत्र लंघा लईए, तू मेरा पुत्र एहतियात करिया कर, तेरी स्किन का मसला है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। झगड़ा फिर उन्होंने वालों होया बाबू जी, इन्होंने वालों तो चीका ही बजियां ने। और मैं मर गया, और बचाओ मैनू, कोई है वो तोड़ दिया, नुकसान कर दिया। हेलो जीवीएस, जीवीएस क्या बात है, खैर तो है? हाँ। अच्छा अच्छा ये कुर्सी उधर नहीं थी लग सकती इनकी? यार जीवीएस, हर बार तुम्हें आके बैठना भी होता है, शिकायत भी तुम करते हो यार। वो भी मेहमान है, तुम भी मेहमान हो यार, क्या हो गया तुम्हें? मेहमान है तो मैं कोई बुरा तो नहीं उनको कह रहा, मगर आप ब्रांड पे बात करने के लिए मुझे बुलाते हैं। तो जब ब्रांड पे बात हो रही होती है तो विच त्रोपे लाने वाले ने जरूर बहाना हुंदा है। रोपे असल च तुहाडे मूंह नूं लगण वाले होए ने। जीवीएस ना ही देखो ना मेडिसिन वर्गा, ए 2 जीवीएस देना जी। बस ऐसे अनपढ़ लोगों को इंग्लिश इतनी आती है, किसी मेडिसिन का नाम हो सकता है बस। ठीक है जीवीएस, तुमने ब्रांड बना लिया है, लेकिन अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि तुम मास्टर साहब को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं हो। ओके, कम टू योर पॉइंट। हाँ, ये तुमने बात की ना। अब पॉइंट ये है कि खबर ये हमें मिली है कि 2-3 रोज पहले तुम्हारी जो शॉप है, जो तुम्हारा ब्रांड है, वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपको किसने बताया? मैंने खुद सोशल मीडिया पे देखा है। देखो ना जरा सोशल मीडिया कहां तक पहुंचा हुआ है। तो फिर इसी तरह के लोग हमारे भी मत्थे लगने हैं ना। ये हुआ ना क्या है, बस फजूल लड़ाई झगड़ा, बीच में आ जाते हैं पेंडूस,
जब पेंडा को आ जाए आके तो मुझसे काम करवा ले तो उसकी किचकिच तो होती है। यार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो यार? पेंडूस क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे देते हैं तुम्हें यार, तुम्हारे मुंह मांगी दाम देते हैं, कीमत देते हैं, जो भी मर्जी आ जाए तुमसे काम करवाने के लिए। इसलिए मैं भी कर देता हूँ काम, क्योंकि मेरे अगर ब्रांड की आप कीमत अफोर्ड करते हो तो मैं बना देता हूँ। तो फिर तुम अपने कस्टमर के लिए ऐसी अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अगर बदतमीजी करेंगे तो और क्या, उनको मैं भाईजान कहना शुरू कर दूं? नहीं तो आखिर हुआ क्या है, को पता भी तो चले। होना क्या है, ये महीना पहले आए हैं 4-5 पेंडे इसी तरह के। अच्छा मैंने तो बालों का तेल लगा हुआ देख के ही समझ गया था काम गड़बड़ है। जीवीएस, ये तुम कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो अपने कस्टमर्स के लिए? तुम्हें नहीं मालूम कि कस्टमर इज किंग? Yes, I know, but I can't bear this attitude. तो हुआ क्या मिसबिहेव कर दिया उन्होंने? आया महीना पहले वो 4 लड़के कहते जी हमारे इस दोस्त की शादी है तो आपके ब्रांड की हमें एचकन चाहिए। अच्छा मैंने कहा ले लो, उधर जो रेडीमेड सिली हुई पड़ी हुई हैं तैयार हैं। 1-2 देख के तो कहते नहीं हमें स्लिम फिट में चाहिए। अच्छा मैं तो उधर ढीठ देख के समझ गया स्लिम फिट तो ही रट्टा पहना। मैंने कहा ओके, मैं तो गाहक की मर्जी का ही करता हूँ काम। मैंने माप लेके तो एचकन सिलवा दी। अच्छा पतला लगना चाहिए, पतला लगना चाहिए, हमारा दोस्त शोर मचाया हुआ है। अच्छा, मैंने तो जब रसीद के ऊपर नाम लिखा है ना कस्टमर का तो मैं समझ गया कि रट्टा पवे ही पवे। दूल्हे का नाम चौधरी बूटा, बल्द चौधरी चिराग। यार नाम से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बस फर्क पड़ गया ना। पड़ेगा तो कपड़ा बनाना है, शनाख्तीकार्ड बनाना है। शादी के 3-4 दिन आ गए बदतमीज, ओए ओए डंडे पकड़े हुए हाथ में। मेरे शोकेस का शीशा तोड़ दिया उन्होंने, पता तुम्हें? तोड़ फोड़ हुई इस शिद्दत की? तो और क्या, झगड़ा शुरू हो गया। आगे कहते हैं जी ये क्या आपसे एचकन सिलवाई थी, बड़ा आपका ब्रांड का नाम है, बड़ा बड़ा नाम बनाते हैं आप अपने ब्रांड का। तो मैंने कहा हुआ क्या है? कहते जी आपकी एचकन पहन के दूल्हा घोड़ी चढ़ा है, चर्र की आवाज आई है, एक पास से सारी एचकन ही खुल गई है। तो मैं क्या, मैंने तो सही चौधरी साहब ने इस जदीद दौर च भी घोड़ी चढ़ना है। घोड़ी तो अब फैशन है, अब तो दूल्हे शहरों में भी घोड़ी चढ़ते हैं। तो मैंने कहा बताओ तो सही ना। कहते नाल तेन सारा मेन्यू दसिए। मैंने कहा मुझे क्या मेन्यू सुना रहे हो, तुम बुटीक पे आए हुए हो, रेस्टोरेंट पे आए हुए हो? मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, मैं वेटर नहीं हूँ। आगे से सीधे ही ना हो गए। मैं कहा चलो फिर आ जाओ। फिर वो आ गए, फिर झगड़ा फिर उन्होंने वालों होया बाबू जी, इन्होंने वालों तो चीका ही बजियां ने। और मैं मर गया, और बचाओ मैनू, कोई है वो तोड़ दिया, नुकसान कर दिया। तो मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई बदमाश नहीं हूँ। एक फोन कर देते मुझे जीवीएस, फिर देखते उधर क्या तमाशा लगता है। तुम्हें कहाँ से फोन कर देते, फोन ही हो जाती है मेरा ले गए ने। जरा देखें बाबूजी, वो लड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? बारात वाले दिन दूल्हा घोड़ी पे बैठा और एचकन फट गई। नहीं तो दूल्हा बताए तो सही ना। मेरे पास तो आते हैं मर्सिडीज पे, ऑडी पे, लैंड क्रूजर पे बैठने वाले लोग। मुझे क्या पता है कि पेंडे आए हुए हैं, घोड़ी पे चढ़ना है इन्होंने। यार जीवीएस कैसी बातें कर रहे हो तुम? यानी अब तुम्हारे पास कोई अचकन सिलवाने आएगा तो वो तुम्हें ये बताएगा कि उसने घोड़ी पे चढ़ना है, वो ये बताएगा उसने जहाज पे बारात लेके जानी है, उसने ऑडी पे, मर्सिडीज पे, लैंड क्रूजर पे लेके जानी है। जी कैसी बातें कर रहे हो यार? जी बताना पड़ता है। जाके आप डॉक्टर को तो सब कुछ बताते हो। इतने बजे उठ जाता हो, इतने बजे सो जाता हो, इतने बजे खाना खाता हो। तो हमारा काम किसी डॉक्टर से कम नहीं है। हाँ जी, इन्हें सिलाई कढ़ाई वास्ते बुटीक दे विच ऑपरेशन थिएटर बनाया है। जीवीएस अब तो फैशन है, लोगों को दिखाने के लिए बारात रक्शे में लेके जाते हैं, चिंगची में लेके जाते हैं, साइकिलों पे लेके जाते हैं। तो मगर जो बंदोबस्त हो उसका साथ बताना भी चाहिए ना। अब मुझे कह रहे हैं स्लिम फिट में चाहिए मोहम्मद एचकन, मैंने बना दी उसी तरह। उन घोड़ी चढ़ेगा तो चर्री होनी है ना। हाय हाय फरीद साहब, 38 साल हो गए मैनू काम करदियां, किसी गाहक वालों चर्र दा अलामा नहीं आया। शादी वाले दिन एचकन फड़ गई तो अगले डंडे लेके आएंगे।
36 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਲਾਈ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। बिल्कुल। एडा पक्का काम करने तो तरपाला सीन लग पे ना। क्या जरूरत है इस नफीस काम में पड़ने की? तरपाला भी इंसान ही सींदे ने, क्यों बाबू जी? देखो फरीद, बात पता है क्या है, जो भी कपड़ा होता है ना ब्रांड का या रेडीमेड कपड़ा, जब आप सिला हुआ लेती हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इसे किस तरह हैंडल करना है, किस तरह इसे पहनना है। लोग अब वो इंस्ट्रक्शंस देखते ही नहीं है, जाके फटाफट बिच बड़ंदी कर देने कपड़ा। यार वो तो आयरन करने की और धोने के हवाले से इंस्ट्रक्शंस होती है ना, ये थोड़ी होती है कि गाड़ी पे बैठने की इंस्ट्रक्शंस हैं, घोड़ी पे चढ़ने की इंस्ट्रक्शंस हैं। जीवीएस कैसी बातें कर रहे हो यार? उनमें से जिस तरह के गाहक मिक्स हो गए ना, सानू ये भी नाल उन दसना ही पैने। लेवी जीवीएस में सोच रहा था कि आपसे एचकन सिलाऊंगा, लेकिन आपका तो काम ही सारा कच्चा है। अब मैं चाचे बशीर से सिलवाऊंगा। वाह। ओके पुत्र, लगता ते जी ये तू जिवें आलूआं दा ढेर लगा है पुत्र, लेकिन तेनू मैं एचकन ऐसी सी के दांगा कि पहले तू हटाएगा, फिर तेरा पुत्र उन्होंने हटाएगा, फिर तेरा पोतरा उन्होंने हटाएगा। मेरा ख्याल है जितनी देर चाचे बशीर ने सीने पे लगानी है ना, पुत्र और पोतरा ही हटाएगा। और एचकन पहन के ईद वाले दिन कब्रिस्तान दुआ मांगने जाया करें। मैं ना तो अपने काम से काम रखो। क्या तकलीफ है तुम्हें? ओए ओए ओए, हुण पता लगा जे क्यों लड़ाई हुई है? ये बड़ा दराशा जे। काक जो कपड़े सवाउण आउंदा उदों लेडीज बन जांदा है, जो कपड़े लैण आउंदा उदों अच्छा पहलवान बन जांदा जी। ओ अच्छा पहलवान है, इसीलिए मैं तुम्हें हर दफा इतराज करता हूँ, इसकी कुर्सी उधर ही लगाया करो इन लोगों के साथ। ओ भाई, हम दानिश्वर हैं, आप लोग मेहमान हैं। बैठ जावे तू बोरी टुकन वाला दानिश्वर। ओ भाई, मैं अपनी नहीं ये दी गल कर रहा, ए बैठा दानिश्वर। नहीं, ये दानिश्वर तो लगता है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ दानिश्वर कौम की बड़ी खिदमत करते हैं, बसां 'ਚ चढ़ के सवारियों ਨੂੰ ਵੱਡਾ पखा चलते हैं। चाचा जी, मेरी नहीं परले दी गल हो रही है। परे तो है ही कोई नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। 110 की स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा था, उफ, एकदम सामने गाड़ी आई है और उसने वो उड़ा के रख दी है। उस फैमिली के 6 अफराद जान बहक हो गए। 6 अफराद। अच्छा जी, हमारा एक रेगुलर टॉपिक है ये ट्रैफिक और ड्राइविंग और फिर कवानीन ट्रैफिक के। हाँ जी, बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि मेरे जहन में ऐसे ही बैठा हुआ है कि पहली शक्ल किसी कौम की जो है वो देखने के लिए ट्रैफिक ही देखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। और नज़र भी ट्रैफिक की आती है, चूँकि जहाँ भी दुनिया में किसी भी मुल्क में गए हैं उसकी ट्रैफिक को देख के अंदाज़ा हो गया है कि ये कौम कैसी होगी। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती कि हमारे जो कौम के हालात हैं उसी तरह ट्रैफिक के हालात हैं। जी, मगर किसी वक्त कोई हादसा ऐसा होता है कि दिल जो है वो बैठ जाता है। ये जो 3-4 दिन पहले हादसा हुआ है यहाँ लाहौर डिफेंस फेज 7 में, हाँ, होए 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 होए, बहुत अफसोसनाक हादसा है। कहता हूँ जी कि मैं आज भी कोशिश कर रहा था कि उसे भूलूं किसी तरीके से, वो एकदम मेरे सामने आ जाता है वो हादसा कि ये क्या हुआ है। सर वैसे ये वाकया पूरा है क्या? ओ जी, एक फैमिली, रफाकत साहब नामी कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ अपनी बेटी के ससुराल माइयों का जोड़ा देने जा रहे थे। अच्छा, तो 2 गाड़ियों में वो फैमिली सवार थी, जी जी। जा रहे थे वो। एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ, 14 साल का बच्चा, कार पे बैठा हुआ कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे या आ रहे थे, अच्छा, 110 की स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा था। उफ, एकदम सामने गाड़ी आई है और उसने वो उड़ा के रख दी है। उस फैमिली के 6 अफराद जान बहक हो गए। 6 अफराद, 6 अफराद एक बच्चे की गफलत से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि
उसके वालदैन की गफलत से जिन्होंने उसे गाड़ी दी, हाँ जी बिल्कुल। जो इजाजत देते हैं बच्चों को गाड़ी चलाने की, उनकी गफलत से एक खानदान ही खत्म हो गया। और रफाकत साहब बेचारे बच गए, वो दूसरी गाड़ी में थे। इस गाड़ी में उनकी बेगम, उनकी बहू, उनका बेटा, उनका दामाद, उनकी एक नवासी, एक कोई छोटा सा 6 माह का बच्चा, नवासी, अच्छा 6 लोग जो हैं वो बेचारे उधर ही जान खो बैठे हैं। और इस हौलनाक वाक़े का एक और शर्मनाक पहलू ये है कि जो फैमिली जहाँ बहक हुई है, जी उनके मिलने वालों का ये बताना है कि उनके पास गोल्ड भी था, ज्वेलरी थी, क्योंकि वो शादी के लिए जा रहे थे। वो सब कुछ भी उस हादसे में गायब है। लाजमन इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं या जो महकमे हैं, वो इस बात को भी सामने लाएंगे कि वो चीज़ें कहाँ गई हैं। हाँ जी मतलब चोरी डकैती ऐसे हादसात में भी नहीं छोड़ते। जी। और आप देखो, पहले उधर उस बच्चे ने कुछ और बयानात दिए हैं, जाहिर है वो घबरा गया होगा जो बच्चा जिससे ये हादसा हुआ। हाँ जी। फिर वो जाहिर है उन्होंने को वकील शकील किया होगा, उन्होंने फिर कानूनन उसको समझाया होगा, अब तुम ये कह दो, ये कह दो। अब वो कहता है कि मुझे वालिदैन मना कर रहे थे तो मैं जिद करके ले आया गाड़ी, मुझे नहीं जिद करनी चाहिए थी। भाई ये कैसी जिद है और ऐसी जिद को क्यों माना गया है। मैं अब चलो जो भी होगा उसका अल्लाह माफ़ कर दे, उसे भी अल्लाह पाक माफ़ी दे दे, और उसके वालिदैन को भी अल्लाह पाक हदायत भी दे दे और माफ़ी भी दे दे। जो भी उसका होना है वो तो जाहिर है कानून के मुताबिक होगा। हाँ जी। मगर हमें इन चीज़ों से कुछ तो अब एहसास हो जाना चाहिए कि खुदा वास्ते अब हम बाज आ जाएं। अब अगले जो वालिदैन जो गाड़ियां दे रहे हैं बच्चों को चलाने के लिए, अंडर एज बच्चों को, हाँ जी। और जिनको नहीं है पता कि कवानीन क्या है, क्या है, ट्रैफिक के असूल क्या है, उनके हाथ में चाबी पकड़ा देते हैं। खुदा वास्ते जाने दें, जो रब ने आपको अनायत किया है मालो दौलत, ये वो छीन भी सकता है। अजीज़ी, बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा कम उम्र है, वो मोटरसाइकिल चला लेता है। हमारा बच्चा कम उम्र है, वो गाड़ी पे पूरी फैमिली को ले जाता है। यार मैं कहता हूं कि आपका तो चलो जो कारनामा है सो है जी। वो जो 6 दूसरे लोग राह जाते बेचारे फौत हो गए हैं, जान गंवाई। उनका यार क्या कसूर था उनका? आप अमीर हैं या आप लाडले बच्चे हैं आपके, या आपने जिद करने वाले बच्चे को दे दिया, उन लोगों का क्या कसूर है मस्कीनों का, बिल्कुल, जिनकी फैमिली सारी तबाह हो गई है। अब हमें इस तरफ सोचना चाहिए। मेरे एक बड़े प्यारे भाई बड़े, वो भी बड़ी तेज गाड़ी चलाते थे, उन्होंने अब छोड़ दी एकदम। मैंने कहा जी क्यों, अब कैसे? अरे यार मेरे जहन में ये आया है कि मैं अपनी दिलेरी या बहादुरी या अपनी इंजॉयमेंट जो है वो तो मेरी पूरी हो रही है तेज गाड़ी चला के। अल्लाह ना करे कोई हादसा हुआ, जो उस हादसे में कोई और अगर बेचारा मर गया, उसका क्या कसूर है? बिल्कुल ऐसी इंजॉयमेंट तो मेरी है, उसका क्या कसूर है? बिल्कुल सही। अब हमें इन चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए, अब हमें दूसरों का सोचना चाहिए, अब हमें मुल्क का, कौम का, अपनी ट्रैफिक का सोचना चाहिए। हाँ जी। हमें अब जिद छोड़ देनी चाहिए। बड़ी हो गई है। बाखुदा मैं समझता हूँ इस हादसे के बाद जिसने भी ये सुना या जिस तक ये पहुंचा, अगर इस हादसे के बाद भी कोई बेहिस रहता है तो फिर यकीन मान लें कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो अजीज। फिर हम कभी ठीक नहीं हो सकते। मतलब इतना हौलनाक वाकया, 6 फर्द एक खानदान के एक छोटी सी मिस्टेक या एक छोटी सी इंजॉयमेंट की वजह से, किसी दूसरे की इंजॉयमेंट की वजह से हाँ जी। बेचारे इस दुनिया से चले गए। लेकिन रफाकत साहब के लिए जिंदगी भर का ये दुख है, ऐसा दुख है, ऐसा नुकसान है जो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। और मैं कहता हूँ जी उनका तो दुख जो है सो है। हाँ। जिन लोगों तक ये खबर पहुंची है, मुझे याद है, मैं आपको शायद पहले भी एक दफ़ा सुनाया, मैं फैसलाबाद से मुल्तान जा रहा था, मैं और जवाद वसीम साहब। जी। इसी तरह हमने एक हादसा देख लिया, बस वो अपनी आंखों से देख लिया। जी जी। वो एक इंसान को ट्रक के वो पहियों के नीचे कुचला हुआ देखा मैंने। हो बड़ी मुश्किल घर पहुंचे, कई दिन मुझसे गाड़ी नहीं चली। मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, ये इतना खतरनाक है।
वो नानी हमारी बचपन में कहा करती थी कि ये जो पहिया है ये शैतानी चरखा है, हाय हाय। इससे बड़ी एहतियात करें, इससे बड़ी। वो अक्सर कहा करती थी पुत्र पहिया शैतानी चरखा होता है। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम जब सड़क पे चढ़ते हैं तो हम सिर्फ अपनी नहीं, वहाँ पे हर शख्स की ज़िंदगी के उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं हम। बिल्कुल सही। हमें दूसरों को भी महफूज रखना है। हाँ जी। बिल्कुल। हमें सिर्फ अपनी लालची नहीं करनी, अपना सफर ही तय नहीं करना। हमें किस बात की जल्दियां पड़ गई हुई हैं, हमें किस बात की इंजॉयमेंट चढ़ी हुई है, हम कौन सी कौम है, कौन सा हमने को तीर मार लिया हुआ है जो हम इस तरह की इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, क्या हम कर बैठे हैं। अजीज, ये सारे मामलात रोड सेफ्टी के जुमरे में आते हैं और तुम्हें मालूम होगा कि पाकिस्तान रोड सेफ्टी के हवाले से बदतरीन मुल्क में इसका शुमार होता है। हाँ जी, कई दफा सुनाया है, लोग सुनाए हैं, रोज 13 मरते हैं, एवरेज ये निकल रही है, इतने हजार हो गए, साल में इतने हो गए, सब कुछ बताते हैं। लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा, एहसास ही नहीं हो रहा। मैं हैरान होता हूं कि आप बाहर के मुमालिक में कभी इस तरह के हादसा नहीं सुनेंगे। हाँ जी। कोई 13-14 साल का बच्चा गाड़ी लेके आ गया, हादसा वहाँ बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक बेशुमार है, लाइन में जा रही होती है, वो एक गाड़ी लगे फिर 10-10, 12-12 इकट्ठी भी टकराती हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। मगर ये है कि यार ये तो साफ पता चल रहा है ना कि ये तो बेहिसी है, ये तो साफ पता चल रहा है कि यार ये जुल्म है, ये जुल्म है। हादसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो अल्लाह ताला ने ये जो बनाई हुई है कायनात, उसने इंसान को ले जाने के और बहुत से तरीके रखे हुए हैं। घर बैठे भी बंदा बेचारा चला जाता है और गाड़ी में हादसे से भी चला जाता है, जहाज में भी, ये तो सारा कुछ है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और नागहानी मौत से महफूज रखे। मगर जब वजह आपको मालूम हो हादसे की और वो इस तरह की इंतहाई जाहिलों वाली हो, बेहिस्सों वाली हो, ये बेहिस्सों वाली वजह है ना। हाँ जी बिल्कुल। ये जी बच्चा ले गया था गाड़ी, जिद करके। मैं समझता हूँ उस बच्चे से ज्यादा वालिदैन कसूरवार फिर ठहरने चाहिए। अल्लाह ताला उनको माफ़ी दे दे, कानून के मुताबिक जो भी उनका फैसला हो अल्लाह ताला बेहतर करे उनके लिए भी, और जो बेचारे चले गए हैं उनकी फैमिली के लिए भी अल्लाह पाक कुछ बेहतर निकाल दे, सब्र उनको दे दे, आमीन। मगर बहुत बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं, हम बच्चों को लाडला। मैं कहता हूँ कि ऐसा ऐसा नज़ारा देखने को आता है कि दिल दुख जाता है, यार ये क्या कर रहे हैं। सही बात है। अल्लाह की कसम मेरा दिल करता है कि रोक के इनको कहूँ कि ये तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम क्या कर रहे हो। मैं फिर एक दफा जोरदार अपील करूंगा हुक्मरानों से कि खुदा वास्ते बहुत सख्त कवानीन बनाएं, बड़ी सख्त सजाएं बनाएं, फिर ये सही होंगे। हाँ अजीजी, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कुछ कवानीन को सख्त करने का ऐलान किया जा रहा है। वो जी ऐलान ही ना करते जाएं, करते हैं बस। बिल्कुल। जी बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, हमारी सबसे बड़ी शान ना गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिर कर उठने में है। बहुत अच्छे। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।